चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो थर्ड मॉडल है ये आपका चैप्टर नंबर है एक, जिसमें हम न्यूक्लियर मॉडल्स पढ़ते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने 2 मॉडल्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। सबसे पहले लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड देन हम लोगों ने डिस्कस किया था शेल मॉडल। नो वी डिस्कस अबाउट कलेक्टिव मॉडल्स। कलेक्टिव जैसे कि कलेक्टिव के नाम से जो है वो यहाँ पे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कलेक्टिव मीन के ये कम्बिनेशन है मॉडल्स का, जिसको हमने कलेक्टिव मॉडल का नाम दिया है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस जो मॉडल्स पढ़े हैं उनका जो कम्बिनेशन हम करके ओवरऑल जो हम स्टडी करते हैं इसमें, उसको हम कलेक्टिव मॉडल्स कहते हैं ऑफ अ न्यूक्लियस। सबसे पहले कलेक्टिव मॉडल ऑफ अ न्यूक्लियस जो है ये क्यों जो है इसकी ज़रूरत पेश आई, उसमें यही है कि जो कुछ टर्म्स हमारे पास, जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हम लोगों ने देखा था कि हम जो है वो बाइंडिंग एनर्जी को, किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के बारे में जो है वो फुली सक्सेसफुली हुआ था, वो उसने उसको मैथ्स के अकॉर्डिंग जो है वो फार्मूला जो है उसका ड्राइव किया था, सेमी मैथ्स फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, सेमी एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद उसमें उसने कलेक्टिवली उसकी जो है वो स्टडी की थी। ठीक है, उसने इंडिविजुअली नहीं बताया था कि उसकी स्पिन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी क्वाड्रुपल मूवमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे। अब उनको कवर करने के लिए नेक्स्ट हमें शेल मॉडल जो है उसकी ज़रूरत पड़ी। शेल मॉडल में जो है उसने इंडिविजुअली कुछ चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन किया, उसके एविडेंस दिए, उसकी प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंडिविजुअली बताई, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास जो थे वो मैजिक नंबर्स थे, जिनको हमने डिस्कस किया। अब जब हमारे पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल्स कुछ चीज़ों को, कुछ फीचर्स ऐसे रिमेनिंग रह गए न्यूक्लियस के, जिनको वो दोनों जो है वो एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे, फेल्स हो गए। ठीक है, उसके लिए फिर जो है कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल के एक मॉडल जो है वो प्रपोज किया और उसका नाम था कलेक्टिव मॉडल, और सेकंड आप उसको कह सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ liquid drop model and shell model. The features of shell model and liquid drop model are summed up in this model. ठीक है, उनको यानी कि उनके जो कुछ फीचर्स जो थे उनको अगर हम समड अप कर लें, यानी कि उनकी समरी एक ब्रीफ सा उसका ले लें ओवरव्यू, तो उनको कंबाइन करके हम जो है वो लिक्विड कलेक्टिव मॉडल जो है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। द कलेक्टिव मॉडल एक्सप्लेन द हाई वैल्यूज़ ऑफ क्वाड्रुपल मूवमेंट्स। अब जैसे कि आपने शेल मॉडल्स में पढ़ा था कि वो जो उसकी इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट्स की वैल्यूज़ हैं, लेकिन उसमें मोस्टली इक्वल टू 0 थी। अब अगर हाई वैल्यूज़ हों तो वो कलेक्टिव मॉडल जो है वो उसको हाई वैल्यूज़ को जो है वो एक्सप्लेन करता है जो क्वाड्रुपल मूवमेंट्स की होती है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें, अकॉर्डिंग टू कलेक्टिव मॉडल द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ हार्ड कोर ऑफ न्यूक्लॉन्स filled shells and the outer valence nucleons behave just like surface molecules in a liquid. अब यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप अपने माइंड में जो है एटम वाला कंसेप्ट रखें कि अगर आपके पास एक एटम है तो उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो उसके गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के सेंटर में, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है एटम के। ठीक है, अब वो सेंट्रल पोर्शन के अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके रिवॉल्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेल्स आप कह सकते हैं, ऑर्बिट्स कह सकते हैं। तो वो जो सेंट्रल है जिसके अकॉर्डिंग वो जो है वो मूव करते हैं, उसको यहाँ पे आप कोर का कंसेप्ट ले सकते हैं कि उसका मरकज़ी हिस्सा यानी कि सेंटर पोर्शन। तो अब ये जो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ हार्ड कोर ऑफ न्यूक्लियस के जो उसका मरकज़ी हिस्सा ज़्यादातर जो है वो सेंट्रल पोर्शन उसका न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, यानी कि हमें पता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब उसके एंड द आउटर वैलेंस न्यूक्लियॉन्स। अब आउटर का मतलब पता है कि उसके जैसे हमारे पास वैलेंस बैंड, ठीक है, आप लोगों ने ये जो एनर्जी बैंड थ्योरी होती है उसमें आप लोगों ने ये बैंड्स पढ़े हैं। ठीक है, जिसमें आप इंसुलेटर्स और वो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, वहाँ पे भी वैलेंस बैंड का आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह से जैसे वहाँ पे वो वैलेंस बैंड होता है कि जो अगर आखिरी उसका शेल जो है वो अनफिल्ड है, वैलेंस है, तो उसको हम इस तरह से बोलते हैं। इसी तरह से आउटर वैलेंस न्यूक्लियॉन्स बिहेव जस्ट लाइक। अब जो आउटर शेल होता है उसमें जो न्यूक्लियॉन्स होंगे उनको हम आउटर वैलेंस न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। अब वो जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं कि कोई आपके पास अगर सरफेस में मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी लिक्विड है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम कहेंगे वैलेंस न्यूक्लियॉन्स। ठीक है,
अब लिक्विड है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल आप लोगों ने पढ़ा, लिक्विड में अगर वो स्टडी कर रहे हैं, लिक्विड की जो सरफेस है आप लोगों को पता है, सरफेस टेंशन ETC सारा कुछ आप उसमें स्टडी करते हैं, तो किस फॉर्म में होती है आपके पास लिक्विड की सरफेस। द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर इंट्रैक्शन बिटवीन कोर न्यूक्लियस एंड सरफेस वैलेंस न्यूक्लियस। अब जो उसके सेंटर में जो है न्यूक्लियस होते हैं यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और उसकी सरफेस पर यानी कि यहाँ पे इस तरह से भी आपने जो हम लोग पढ़ते हैं ना ओहम्स लॉ वाला, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी और उसकी एप्लीकेशंस में पढ़ते हैं 3 में, ठीक है, वो इस तरह से आपको एक सरफेस भी दिखा रही होती है कि इसके सरफेस पे इस तरह से चार्ज है, ठीक है। तो वो सरफेस पे जो वैलेंस न्यूक्लियस यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, विल डिस्ट्रॉय द कोर, वो क्या करते हैं उस पर इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जब ये ज़्यादा बाहरी वाली साइड पे, अगर आउटर साइड पे जो न्यूक्लियस होंगे वो क्या करेंगे, उसको जो है वो उसकी फॉर्म को चेंज करने की कोशिश करेंगे, डीफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, उस पर अपने फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो उसको कोर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। दिस कोर विल एक्सर्ट अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो दिस कोर विल एक्सर्ट अ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द सरफेस वैलेंस न्यूक्लियस। अब आपको पता है यहाँ पे वो सेम वही वाला फिनोमिना जो हमारे पास वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो उसमें वो जो फिनोमिना होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और सेंट्रीपिटल फोर्स का, कि जो आपके सर्कुलर फॉर्म में घुमा रही है आपके जो क्लॉथ्स हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है, ठीक है। अब वो जो उसको रिवॉल्व करवाती है आउटर मोस्ट सरफेस से, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर एक्ट करती है, यानी कि उस पर दोनों फोर्स जो है वो एट अ टाइम लग रही होती है। इसी तरह से कार ड्राइव अगर आप करते हैं, किसी कॉर्नर से आप बेंड करने लगते हैं, तो एक तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वहाँ पे एग्जैक्ट करती है, और दूसरा जो उसको गिरने नहीं देती वो उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे एक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि जो मरकज़ में उसके कोर में जो न्यूक्लियस होंगे वो भी अपनी फोर्स उस पर करेंगे, उन पर लगाएंगे, और जो आउटर में होंगे वो भी उस पर फोर्स लगाएंगे, इन द रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब उस फॉर्म में क्या होगा जब वो दोनों एक दूसरे पर इस तरह से फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एज अ रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन द कोर विच रिजल्ट्स इनटू बल्ब्स। यहाँ पे अब इसका क्या मतलब है कि जब वो दोनों चीज़ें आपस में इस तरह से एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगी जो कि उन न्यूक्लियस को घुमा रही है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ऑर्बिट शेल्स में। अब वो एक फोर्स लगा रहे हैं और दूसरा जो वाटर वैलेंस न्यूक्लियस है, अब दोनों पे फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हैं और दूसरे सेंट्रीपिटल फोर्स। जब दोनों एक दूसरे के साथ लगाएंगे तो वहाँ पे बल्ब्स बनेंगे, यानी कि वो बार बन जाएगा आपका ना एक इस तरह सा, कि वो जगह जैसे इकट्ठी सी आप कह लें इस तरह से हो जाती है, या जंप टाइप बन जाता है, आप अगर ड्राइव करें जंप आता है जैसे, इस तरह से वो वहाँ पे स्पेस इस तरह से हो जाएगी। दीज बल्ब्स सर्कुलेट्स अराउंड द सरफेस ऑफ द कोर। अब वो क्या करेंगे, अब वो सरफेस के अराउंड ऑफ द कोर जो है वो इस तरह से बन जाएंगे, सर्कुलेट्स करेंगे, एंड रिजल्ट्स इनटू मोशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। अब ये जो है इसके अकॉर्डिंग फिर जब वो इस तरह से सर्कुलेट करेंगे तो फिर रिजल्ट में क्या होगा उनकी मोशन की, कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियन बनेंगे। इफ देयर आर टू एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, इफ देयर आर टू एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, अगर यहाँ पर दो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस बनते हैं ऑफ द सेम न्यूक्लियस, उसी न्यूक्लियस के अंदर, क्लासिकली दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्लासिकली जो कहा जाता है कि अगर इस तरह से दो न्यूक्लियस हैं तो वो आपस ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट होगी उनकी, अराउंड द कोर इन ऑर्बिट्स। अब वो जो ऑर्बिट्स है कोर के, ठीक है, जो उसका सेंट्रल पोर्शन है उसके ऑर्बिट्स के अराउंड वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, यानी कि जैसे आप ये कह लेना कि ये आपके पास एक ऑर्बिट है, तो दो एक्स्ट्रा न्यूक्लियन है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है। अब क्लासिकली तो वो कहते हैं कि एक को जो है वो इस साइड पे मूव करना चाहिए और दूसरे को उसके ऑपोजिट, ठीक है। अगर एक इस तरफ को जा रहा है तो दूसरा इस तरफ को मूव करेगा, या अगर ये इस तरफ को आ रहा है ये दूसरी तरफ को जाएगा। बिकॉज देयर पेयरिंग इंट्रैक्शन प्रोड्यूस एंटी पैरेलल कपलिंग ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटा। अब ये वाली चीज़ जो होती है ना क्लासिकली, अगर हम इसकी वो डीपली स्टडी में जाएँ तो फिर इसको आप जो है वो और ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब वो कहते हैं ये सारी जो चीज़ है वो पेयरिंग इंट्रैक्शन होती है प्रोड्यूस, जिसकी वजह से एंटी पैरेलल कपलिंग होती है ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटा की, यानी कि वहाँ पे स्पिन के अकॉर्डिंग फिर उसको सारा देते हैं कि कौन से जो है वो किस डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट हो रही है। दिस इंक्रीजेज द डिस्टॉर्शन ऑफ द कोर। अब जब इस तरह की चीज़ होती है तो वहाँ पे डिस्टॉर्शन इंक्रीज हो जाती है,
थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आप जो इलास्टिक लिमिट्स वाला भी पढ़ते हैं, डिफॉर्मेशन उसमें किस तरह से होती है, लिमिट बनती डिफॉर्मेशन होती है कि आप उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके प्रेशर लगा के उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे भी वो सारी डिफॉर्मेशन होती है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर वो न्यूक्लियस जो हैं वो एक्स्ट्रा वाले जो वैलेंस वाले हैं और जो कोर के अंदर हैं वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो वहाँ पे वो डिफॉर्मेशन होगी, डिस्ट्रॉय होगी, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो बल्ब्स बनेंगे। वो बल्ब जब सर्कुलेट्स करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा न्यूक्लियस मिलेंगे। अब वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियन क्लासिकली वो कह रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या करते हैं, इन ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस मिलते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ द। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जब वो डिस्टॉर्शन इंक्रीज हो जाती है कोर में, तो फिर वो क्या करते हैं, द कोर गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड। वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाती है व्हेन मोर एंड मोर न्यूक्लियस आर एडेड आउटसाइड द कोर एंड इफेक्ट्स द ऑर्बिट्स। कि जब वो इस तरह से इंक्रीज होती जाए डिस्टॉर्शन, उसमें डिस्ट्रॉय करती जाए उसकी कोर को, तो वहाँ पे वो उसकी शेप चेंज हो जाती है। आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक स्फीयर टाइप शेप है, एक स्फीयर है, ठीक है, तो जब इस तरह से बाहर से वो जो वैलेंस न्यूक्लियन है वो भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जो कोर के हैं वो भी एक्सर्ट कर रहे हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि जो आफ्टर डिफॉर्मेशन, ठीक है, ड्यू टू न्यूक्लियंस की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगी, किस वजह से कि जो उसके आउटर क्लोज जितने भी न्यूक्लियंस है वो उनकी मोशंस की वजह से डिफॉर्मेशन हो जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो क्या मिलेगी, एक डिफरेंट शेप मिल जाएगी। आप कह लें कि अगर पहले स्फीरिकल थी फिर आपको एलिप्स की टाइप में मिल जाएगी, ठीक है, तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसका ये मतलब है न्यूक्लियंस आर एडिड, जितने ज़्यादा न्यूक्लियंस वहाँ पे ऐड होते जाएंगे वो कोर पे इफेक्ट करेंगे, उसके ऑर्बिट्स पे इफेक्ट करेंगे। नो न्यूक्लियस exerts a centrifugal pressure on the surface of the nucleus and gets deformed permanently into non-spherical shape। कि अगर पहले स्फीरिकल शेप थी तो अब वो परमानेंटली उसको क्या कर देगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रेशर जो है वो अप्लाई करके न्यूक्लियस उस पर एक्सर्ट करेगा। न्यूक्लियस का मतलब कि जो उसके अंदर न्यूक्लियंस है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसके सेंट्रल कोर में, तो फिर वो परमानेंटली डिफॉर्म कर देगा और नॉन स्फीरिकल शेप बन जाएगी। यानी कि अगर स्फीरिकल थी तो वो चेंज होके एलिप्स की फॉर्म में या कोई और फॉर्म जो है वो अडॉप्ट कर लेगी, उस जो स्फीरिकल फॉर्म है वो उसकी ख़त्म हो जाएगी परमानेंट। द डिफॉर्म न्यूक्लियाई रोटेट एंड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी विच इज़ गिवन एज। अब वो जो डिफॉर्म न्यूक्लियाई आपके पास आया है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा और काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोजेस करेगा। सेकंड, आप जो कलेक्टिव मॉडल है उसको आप ये भी कह सकते हैं कि कलेक्टिव मॉडल में आप रोटेशनल और वाइब्रेशनल उसकी जो है एनर्जी वो उसको जो है वो देखते हैं, स्टडी करते हैं उसके बारे में, ठीक है, उसको जानते हैं, तो वो भी इस यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसकी टोटल एनर्जी को आप देखते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी है। अब वो टोटल एनर्जी डिफरेंट फॉर्म से आ सकती है, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल हो सकती है, न्यूक्लियस की एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे फार्मूला है हम लोगों ने लिखा, उसी से डिराइव करेंगे हम उसकी वैल्यूज़ भी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने एफएससी में भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिटेल से फाइंड आउट की हुई है। उसका फार्मूला किस तरह से हमारे पास आता है, ये एक्चुअली में आई है, ठीक है, आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि वो रोटेशन की वजह से होती है, एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, तो इसलिए वो हमारे पास आती है 1/2 ओमेगा आई ओमेगा स्क्वायर। आई हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अगर यहाँ पे मेंशन आपने करना है तो ये आपके पास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, वैसे आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको होगा, जहाँ पे ये रोटेशनल जो है आपके पास एंगुलर वेलोसिटीज़ होती हैं, रोटेशनल यानी कि रोटेशंस की वजह से कोई इनर्शिया।
ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब वो फार्मूला हमारे पास है आई ओमेगा स्क्वायर, द एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन एज। अब हमें पता है कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है एल इज इक्वल टू ओमेगा आई, या आई ओमेगा इसको आप लिख सकते हैं। अब अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी की जो है वो फाइंड आउट वैल्यू करनी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो आपके पास ओमेगा है, तो वो किसके इक्वल आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू एल ओवर आई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अगर ओमेगा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम इसको फर्दर देखते हैं। तो नेक्स्ट देखें, जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी जो है वो रोटेशनल उसकी इक्वेशन लिखी थी, और सेकंड हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब वो ओमेगा की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, जो कि हमें पता है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एल ओमेगा इज इक्वल टू एल ओवर आई, यानी कि ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू थी, और जो आपके पास रोटेशनल एनर्जी थी वो इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाली जो आपके पास वैल्यू थी ओमेगा इज इक्वल टू एल ओवर आई, ये हमने पुट कर दी इस इक्वेशन में 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर में जब ओमेगा की वैल्यू पुट की एल ओवर आई, उसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है विच इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर, ये आई स्क्वायर आ जाएगा नीचे और ये भी आई है, तो एक आई जो है वो एक आई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर ओवर 2 आई। ठीक है, तो इसको हमने कहा ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है जी, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम स्टेट इज गिवन एज। अब ये एक फार्मूला है जो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम स्टेट में, क्वांटम मैकेनिक्स में इसको हम पढ़ते हैं, और मोस्टली हम इस फार्मूला को मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली उसका एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का जो है वो फार्मूला डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिखा है, जो कि किसके इक्वल होता है, क्योंकि हम यहाँ पे एल की वैल्यू जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, पुट करना चाह रहे हैं, तो वो हम जानते हैं कि वो इसके इक्वल होती है एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, यानी कि j इंटू जे प्लस 1 के इक्वल वैल्यू होती है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। अब आपके पास ये इक्वेशन 3 है, एल की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है ये आपके पास जो है वो एज कट है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एल का स्क्वायर है ना, तो जब ये इसका स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच का 2। अच्छा, अब इस इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो आपके पास इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी 2 काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच का स्क्वायर ओवर 2 आई। दिस रिलेशन गिव्स रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। इससे हम रोटेशनल एनर्जी लेवल जो है वो ले सकते हैं, वेयर जे इज टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है जो आपके पास जे होता है। अब इसकी वैल्यूज़ आपने एक चीज़ नोट करनी है, इसकी वैल्यूज़ हमेशा इवन नंबर्स होती हैं या इवन पैरिटी आप कह सकते हैं। पैरिटी का कंसेप्ट न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टार्ट के लेक्चर्स में मैंने आपको दिया था। ठीक है, वो पैरिटी इवन या ऑड होती है, इवन होगी तो वो -1 होती है, अगर सॉरी इवन होगी तो वो +1 होगी, उसकी पावर एल। आपने पढ़ा था ना फार्मूला न्यूक्लियर रिएक्शंस वाले में, शायद इसका पढ़ा नहीं, कंजर्वेशन लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर -1 होगी तो ऑड होगी, अगर +1 होगी तो फिर आपके पास जो है वो इवन होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, जो हमारे पास जे की वैल्यू होगी वो हमारे पास इवन पैरिटी होगी, या उसकी हम कहेंगे कि जो वैल्यूज़ होंगी वो इवन होंगी, 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से इसकी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास है एक्साइटेशन एनर्जी, कि अगर कोई भी आपको मतलब किसी भी स्टेट के लिए जो है वो एक्साइटेशन एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी आपने किसी स्टेट के लिए जो है वो फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए आपको किस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। द एक्साइटेशन एनर्जीज आर मेजर विद ग्रेट एक्यूरेसी बाय यूजिंग बैंड क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है जिसके थ्रू जो है वो हम एक्यूरेटली जो है वो एक्यूरेट मतलब एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो मेजर कर सकते हैं। The experimental value of rotational energy for +2 state is
अब एक्सपेरिमेंटल जो कैलकुलेशन करके रोटेशनल एनर्जी की टू स्टेट के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो है 93.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे टू स्टेट के लिए इट्स मीन के जो हमारे पास जे की वैल्यू होगी वो 2 होगी। जो रिसेंटली अभी हमने एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला देखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, तो उस फार्मूले में आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है वो इक्वल है जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच कट ओवर 2 आई विच इज इक्वल टू 6 एच कट ओवर 2 आई। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख ली हैं। ये जे की वैल्यू 2, तो ये 2 + 1 आ गया, ठीक है। तो ये टू स्टेट के लिए, इसलिए हम यहाँ पे 2 मेंशन कर रहे हैं टू स्टेट के लिए। जिस स्टेट के लिए भी आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, आप उसकी स्टेट की यहाँ पे वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें 2 इंटू से ये हमारे पास जे की वैल्यू को 2 पुट करते हुए हमारे पास आ जाएगा 6 एच कट ओवर 2 आई, यानी कि 2 हमारे पास जे की वैल्यू 2 + 1 3 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 एच कट ओवर 2 आई। इससे नेक्स्ट हम इसको देखते हैं किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे इसको। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, उसी को हम फर्दर जो है वो उसको देख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास थी टू स्टेट के लिए विच इज़ इक्वल टू 6 एच कट ओवर 2 आई। 6 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये टर्म आपके पास बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी 2/6 विच इज़ इक्वल टू एच कट ओवर 2 आई। अब हमें पता है कि जो वैल्यू गिवन है एक्साइटेशन एनर्जी की हमें क्वेश्चन में, तो वो है 93.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ओवर 6 आ गया विच इज़ इक्वल टू एच कट ओवर 2 आई। अब 6 पे इसको डिवाइड कर दें आप, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 15.53 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई है, एच कट ओवर 2 आई की वैल्यू आ गई है। एच कट ओवर 2 आई की वैल्यू आ गई है। अब इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 6। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 थी, यानी कि जो हमारे पास फार्मूला था इसका जो हमने ड्राइव किया है, वो हमारे पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल विच इज़ इक्वल टू एच कट ओवर 2 आई जे इंटू जे प्लस 1 ओवर इंटू एच कट ओवर 2 आई, ठीक है। यानी कि जे इंटू जे प्लस 1 एच कट ओवर 2 आई, ये आपके पास फार्मूला था। अब इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास ये आई है। अब इसकी जगह पे हमने रिप्लेसमेंट में ये इसकी वैल्यू लिख ली, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, जे इंटू जे प्लस 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आई अगर रोटेशनल एनर्जी की, आपको काइनेटिक रोटेशनल की इस फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। सेकंड, आप इसको फर्दर भी कर सकते हैं टू स्टेट के लिए, 2 इंटू 2 + 1 मल्टीप्लाई करके उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ओवरऑल आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की टू स्टेट के लिए। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी स्टेट के लिए। यहाँ पे 2 का था, हमने 2 वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर लिया। 4 स्टेट के लिए आ जाए, 6 के लिए, आप कोई भी स्टेट के लिए आ जाए तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे सिंपल, और जो आपको एनर्जी की वैल्यू गिवन होगी वो उसमें पुट करें फार्मूला में, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस रिलेशन गिव्स द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। अब ये जो रिलेशन हमारे पास है, इससे हम एक्साइटेड स्टेट्स की एनर्जी जो है वो हमें देता है। द कलेक्टिव मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कलेक्टिव मॉडल है ये सक्सेसफुली किन टर्म्स को जो है वो एक्सप्लेन करता है, तो जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया इसका कलेक्टिव मॉडल के बारे में, तो हम इसकी बेस पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास कलेक्टिव मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट्स को। इनको अगर आप हाईलाइट कर दें, कि यानी कि एक आपके पास क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि कलेक्टिव मॉडल जो है वो किन टर्म्स को एक्सप्लेन करता है। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट आ जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा, आइसोमेरिक, क्रॉस सेक्शन ऑफ आर, कूलम्स एक्साइटेशन, न्यूक्लियर फिजन थ्योरी एंड स्पेक्ट्रा ऑफ सेवरल लाइट न्यूक्लियाई। तो ये 5 पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो कलेक्टिव मॉडल है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है किन टर्म्स को, विच टर्म्स आर एक्सप्लेन बाय कलेक्टिव मॉडल। इस तरह से भी इसको क्वेश्चन को आप देख सकते हैं।